हेलो फ्रेंड्स, टीटीसी एलआरडीसी ई लेक्चर सीरीज़ में हम फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट अप्लाइड फिज़िक्स में सेकंड यूनिट आज स्टडी करेंगे। और सेकंड यूनिट में जो टॉपिक आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है फोर्स। फोर्स को हिंदी में हम कहते हैं बल। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स इज़ द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अनदर बॉडी, or force may be defined as an action which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of body। अगर कोई बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है या मोशन का स्टेट में है तो उसकी इस स्टेट में चेंज करवाने के लिए जो एक्शन रिक्वायर्ड है उसे हम फोर्स से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। इसमें फोर्स के लिए हमने फॉर्मूला बताया है। बेसिकली फोर्स मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। मास यानी द्रव्यमान और एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को, मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट को हम फोर्स कहते हैं। जैसा हमें पता है एक्सेलरेशन इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन आएगा, जो उसका फॉर्मूला आएगा वो होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट को या लेंथ से इंडिकेट कर सकते हैं। तो फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन या मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रेट एट विच इट्स मोमेंटम चेंजेस विद टाइम। तो ये फोर्स का हमारा बेसिक फार्मूला हुआ। फिर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम ये बताते हैं कि फोर्स जो है वो मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम यहाँ 1 के बराबर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो या तो रेस्ट में था या मोशन के स्टेट में था तो उसका जब भी मोमेंटम चेंज होता है तो उसका जो मोमेंटम चेंज का जो रेट है तो लगाया गया फोर्स उस मोमेंटम चेंज के रेट के इक्वल होता है। Effect of a force. A force can change the motion of a body. If a body is at rest, the force may set it into the motion, and if the body is already in the motion, the force may accelerate or retard it. फोर्स क्या कर सकता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो उसको मोशन में ले आएगा, या कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में थी तो फोर्स उसके मोशन को या तो बढ़ा सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है, या उसके मोशन को स्लो कर सकता है, उसको रिटार्ड कर सकता है, उसको डी एक्सेलरेट कर सकता है। It can bring the object into rest by retarding the motion of the object। और अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएं तो कोई मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उसको ये पूरी तरह से स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है। फोर्स कैन प्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रेसेस इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाएं तो उसमें स्ट्रेस के थ्रू उसमें स्ट्रेन आ सकता है, उसमें डिफॉर्मेशन आ सकता है, वो ऑब्जेक्ट टूट सकता है। तो फोर्स इस तरह से इंटरनल स्ट्रेस भी क्रिएट कर सकता है। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस। 2 टाइप के मेनली फोर्सेस होते हैं। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड दूसरा है फ्रिक्शनल, दूसरा है एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं उनमें कौन कौन से हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स जिसे हम घर्षण बल कहते हैं, टेंशन फोर्स तनाव बल, नॉर्मल फोर्स अभिलंबवत जो बल लगता है सरफेस के, एयर रेजिस्टेंस फोर्स वायु के प्रतिरोध के कारण लगने वाला बल, हवा के प्रतिरोध के कारण एयर रेजिस्टेंस, अप्लाइड फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। ऐसे ही एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस कौन कौन से हैं। एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रिकल फोर्स विद्युत बल, मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल। सबसे पहले हम देखते हैं अप्लाइड फोर्स क्या है। अ फोर्स दैट इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाय अ पर्सन और अनदर ऑब्जेक्ट। किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे आपने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू या पर्सन के थ्रू कोई फोर्स लगाया तो वो आपका हुआ अप्लाइड फोर्स। इफ अ पर्सन इज पुशिंग अ डेस्क अक्रॉस द रूम देन देयर इज एन अप्लाइड फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट। The applied force is the force exerted on the desk by the person। तो जो पुशिंग फोर्स है, जो धक्का दे रहे हैं, जैसे एक डेस्क को कोई आदमी धक्का दे रहा है तो ये जो पुशिंग फोर्स है ये एक अप्लाइड फोर्स है जो किसी और ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया गया है। सेकेंड इज ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स क्या है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द फोर्स विद विच द अर्थ, मून और अदर मैसिवली लार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड दिस इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे हमें पता है कि जो अर्थ है उसमें ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स होता है, अर्थ अपनी सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। ऐसे ही जितने भी जो 2 मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं या जितने भी मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं
उनमें आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पुलिंग फोर्स लगता है, ठीक है, जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम पढ़ सकते हैं, जिसे हम आगे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो जो ये इसे हम कहते हैं ग्रेविटी फोर्स, और इस ग्रेविटी फोर्स के कारण ही जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें वेट होता है। एक्चुअल में वेट क्या होता है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जितने फोर्स से पुल कर रही होती है वो फोर्स ही उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। जैसे कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाया है इस फिगर में, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी m इंटू जी। तो फोर्स ऑफ द ग्रेविटी क्या होगा, इस ब्लॉक का मास कितना है और ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जो कि हमें पता है अर्थ का अगर देखें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो m इंटू जी ये हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यही एक्चुअल में इस फॉलिंग ऑब्जेक्ट का वेट है। नेक्स्ट है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या है, द नॉर्मल फोर्स इज द सपोर्ट फोर्स एक्सर्टेड अपॉन एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद अनदर स्टेबल ऑब्जेक्ट। एक सरफेस है जो कि स्टेबल है, उस पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन में है, जब वो उस मोशन में है या उस पर वो रखा हुआ है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में उस दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा वो नॉर्मल फोर्स होता है। इफ़ अ पर्सन लीन्स अगेंस्ट अ वॉल, तो देन द वॉल पुशेज हॉरिजॉन्टली ऑन द पर्सन। तो दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में होती हैं तो एक सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूसरी सरफेस पे जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स, अभिलंबवत बल। नेक्स्ट है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल। द फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सरफेस एज एन ऑब्जेक्ट मूव्स अक्रॉस इट और मेक्स एन एफर्ट टू मूव अक्रॉस इट। देर आर एटलीस्ट टू टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेज, एक तो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स और एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। जैसे कोई भी दो सरफेसेज हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है, तो वो दोनों सरफेसेस जब मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा उनका, तो वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि उस मोशन को अपोज करेगा, उन दोनों सरफेसेस के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो वो होगा फ्रिक्शन फोर्स। तो या तो ये स्लाइडिंग हो सकता है या ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है। जैसे फोर्स ऑफ इंजन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, मोशन का डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे रोड है और ये टायर्स है, इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है दो सर्फेसिस के बीच में। नेक्स्ट है आपका एयर रेजिस्टेंस फोर्स। एयर रेजिस्टेंस फोर्स का एग्जांपल होगा, जैसे ये एरोप्लेन है, ये मूव कर रहा है एयर में, तो जब ये मूव कर रहा है तो इसका जो रिलेटिव मोशन हो रहा है एयर में से, तो एयर का इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा उसे हम कहेंगे एयर रेजिस्टेंस फोर्स। जैसे हम दिख रहा है ऊपर और नीचे की तरफ लिफ्ट फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। फिर आगे जिस डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसमें थर्स्ट फोर्स लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में एयर उसको ड्रैग कर रही है तो वो ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है। तो द एयर रेजिस्टेंस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स अपॉन ऑब्जेक्ट्स एज दे ट्रैवल थ्रू द air. The force of air resistance is often observed to oppose the motion of an object. This force will frequently be neglected due to its negligible magnitude. अमाउंट बहुत छोटा होता है, ऑब्जेक्ट का जो मोशन का जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो वेलोसिटी है, उसके कंपैरिजन में जो फॉरवर्ड डायरेक्शन